दोस्तों नमस्कार, मैं एसबी राकेश सिंह अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान की बहुत सारी आबादी आज भी किसी भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस से कवर नहीं है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा सेक्टर खाली पड़ा हुआ है। इसी कमी को दूर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने 19 जुलाई से आरोग्य रक्षक तालिका संख्या 906 नामक एक नई पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो आइए समझते हैं आरोग्य रक्षक पॉलिसी तालिका संख्या 906। सबसे पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं कि किसको और किन किन शर्तों को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति स्वयं, अपनी पत्नी या पति, अपने बच्चों एवं माता पिता को इस एक ही पॉलिसी में शामिल कर सकता है। पॉलिसी लेते समय स्वयं की, पति या पत्नी की, माता पिता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए एवं बच्चों की न्यूनतम आयु 91 दिन पूर्ण होनी चाहिए। अधिकतम आयु प्रिंसिपल इंश्योर्ड के रूप में स्वयं की, पत्नी की या पति की एवं माता पिता की 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं बच्चों की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल इंश्योर्ड स्पाउस एवं पेरेंट्स को उनकी उम्र 80 होने तक ही कवर प्रदान किया जाएगा। बच्चों को उनकी उम्र 25 होने तक कवर प्राप्त होगा। यदि AHC अर्थात ऑटो हेल्थ कवर की शुरुआत हो गई है तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड स्पाउस एवं माता पिता को उनकी आयु 70 होने तक बीमारियों से कवरेज मिलेगा। बच्चों को उनकी आयु 25 होने तक ही कवरेज प्राप्त होगा। प्रीमियम का भुगतान पूरे अवधि तक होगा। वेटिंग पीरियड 90 दिन का होगा, किंतु दुर्घटना से उत्पन्न दावे की स्थिति में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होगा। मेजर बेनिफिट्स क्या क्या है, एक निगाह इस पे भी डालते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, MSB यानी मेजर सर्जिकल बेनिफिट, हेल्थ चेकअप का बेनिफिट, DCPB यानी डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, AHC यानी ऑटो हेल्थ कवर, OSB अदर सर्जिकल बेनिफिट, EHB यानी एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, MMB मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जैसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ऑटो सेटअप बेनिफिट, कवर फॉर न्यू एडिशनल मेंबर्स, एम्बुलेंस बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ये ऑप्शनल है, NCV यानी नो क्लेम बोनस, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर ये भी ऑप्शनल है, क्विक कैश फैसिलिटी। अब इन बेनिफिट्स पर एक एक करके निगाह डालते हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट यानी HCB। मिनिमम HCB प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए 2500, स्पाउस के लिए 2500, पेरेंट्स के लिए भी 2500 और बच्चों के लिए भी 2500, यानी सारे लोगों के लिए 2500। अधिकतम HCB 10,000 है प्रिंसिपल इंश्योर्ड को और स्पाउस को प्रिंसिपल इंश्योर्ड के बराबर या फिर अधिकतम 10,000। और इंश्योर्ड पेरेंट्स जो हैं उनको या तो स्पाउस के बराबर मिलेगी या फिर अधिकतम 10,000 और बच्चों को या तो स्पाउस के बराबर या फिर अधिकतम 10,000, जो भी कम होगा। ये HCB 500 के मल्टीपल्स में बढ़ेगा। अगर ICU में भर्ती होता है तो फिर HCB डबल हो जाएगा। HCB यानी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट या उसको हम ADB भी कह सकते हैं, एप्लीकेबल डेली बेनिफिट। तो इसकी जो लिमिट है पहले साल में वो 30 डेज है, सेकेंड ईयर और उसके बाद के सालों में 90 दिन का है और टोटल जो लाइफ टाइम में बेनिफिट है वो मैक्सिमम 900 डेज का। लेकिन इसके लिए कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि HCB 5000 है तो चूंकि पहले साल 30 दिन का मिलता है इसलिए 5000 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी 1.5 लाख। एक साल में अगर 5000 कोई आदमी HCB रखता है तो उसको 1.5 लाख रुपए बेनिफिट होगा। दूसरे और उसके बाद के वर्षों में जो अधिकतम HCB है वो चूंकि 90 दिन की है, तो अगर 5000 HCB रखा है कोई व्यक्ति तो इसका मतलब कि 4.5 लाख रुपए का हर साल हर व्यक्ति को मिलेगा। और मैक्सिमम HCB जो पूरे लाइफ में मिल सकती है किसी एक व्यक्ति को वो है 45 लाख यानी 900 डेज का है। 5000 अगर किसी ने HCB रखा है तो उसको 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका मतलब 45 लाख रुपए हर व्यक्ति को पूरे लाइफ टाइम में ये बेनिफिट मिल सकता है जितने लोग उस पॉलिसी के अंदर कवर रहेंगे। कुछ इसमें और भी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे HCB तभी मिलेगा जब उस व्यक्ति का हॉस्पिटलाइजेशन इंडिया में होगा। दूसरा जो बेनिफिट है वो MSB यानी मेजर सर्जिकल बेनिफिट, 263 तरह की सर्जरीज पे पैसा देती है LIC। मेजर सर्जिकल बेनिफिट का जो सम एश्योर्ड होगा
वो एडीबी का 100 टाइम्स होगा। यानी एडीबी का मतलब है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जो पर डे के हिसाब से आदमी ने सेलेक्ट किया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5000 का एडीबी सेलेक्ट किया है, तो उसका जो मेजर सर्जिकल सम एश्योर्ड होगा वो 5000 इंटू 100 होगा, यानी 5 लाख का उसका जो है सम एश्योर्ड हो जाएगा। वेटिंग पीरियड इसमें 90 डेज है, लेकिन अगर एक्सीडेंट के नाते कोई कैजुअलिटी होती है और उसके नाते कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। लाइफ टाइम मैक्सिमम बेनिफिट की जो लिमिट है वो 10 टाइम्स ऑफ एमएसबी है। यानी अगर कोई आदमी 5 लाख का उसका सम एश्योर्ड है तो इसका मतलब अधिकतम पूरे लाइफ टाइम में वो 50 लाख तक का जो है सर्जरीज करा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कोई भी व्यक्ति एडीबी का 1000 गुना सम एश्योर्ड का सर्जरी करा सकता है। मेजर सर्जरीज को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले कैटेगरी 1 है जिसको 100% इसमें मिलता है सर्जरी के लिए, इसमें 31 सर्जरी जाती हैं। कैटेगरी 2 में 60% सम एश्योर्ड का मिलता है, इसमें 59 सर्जरी हैं। कैटेगरी 3 में 40% मिलता है और 112 सर्जरी है, और कैटेगरी 4 में 20% मिलता है और 62 सर्जरी इसमें है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एप्लीकेबल डेली बेनिफिट यानी एडीबी 5000 है, तो इसका जो सम एश्योर्ड होगा 5000 इंटू 100 यानी 5 लाख हुआ। लाइफ टाइम जो एमएसबी होगा वो होगा 50 लैक्स। 263 तरह की जो बीमारियां हैं उनको देखने के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आप लिंक मैंने दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उन सारी बीमारियों को देख सकते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, अगर रिवाइवल की स्थिति बनती है और रिवाइवल 90 डेज के अंदर हो जाता है जो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है, तो जो वेटिंग पीरियड है वो 45 दिन का होगा। लेकिन अगर रिवाइवल 90 दिन के बाद होता है तो जो वेटिंग पीरियड है वो भी 90 दिन का हो जाएगा। इसमें स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड भी है। नो कवरेज टिल 2 इयर्स फॉर 24 ट्रीटमेंट्स, यानी 24 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें 2 साल तक पॉलिसी लेने के कोई भी कवरेज नहीं मिलता, और अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उसको रिवाइव कराना पड़ता है और ये रिवाइवल लैप्सेशन के 90 दिन के बाद होता है तो फिर से ये जो वेटिंग पीरियड है ये 2 साल का बढ़ जाएगा। पहले से किसी लक्षण को जिसको कि एलआईसी ने स्वीकार न किया हो और तथ्य छिपा के पॉलिसी कराया गया हो, अगर ऐसा कोई क्लेम आता है तो एलआईसी कोई भी क्लेम देने से मना कर देगी। इसके अलावा कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको भी थोड़ा समझते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि सर्जरी जो है वो इंडिया में होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा सर्जरीज होती हैं एक ही साल में तो जो क्रिटिकल सर्जरी होगी उसके लिए पेमेंट मिलेगा। किसी भी पॉलिसी ईयर में जो एमएसबी सम एश्योर्ड है उससे ज्यादा का भुगतान नहीं होगा। जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होगा वो योग्य चिकित्सक के माध्यम से ही होगा या फिर एलआईसी के अधिकारी संतुष्ट हों। तीसरा जो बेनिफिट है डीसीपीबी यानी डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, इसमें 244 तरह की सर्जरीज को कवर किया गया है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। या तो डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट का लाभ मिलेगा किसी व्यक्ति को या हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का लाभ मिलेगा। एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 5 गुना लमसम अमाउंट इसमें दिया जाता है। इसकी जो एनुअल लिमिट है वो 3 डे केयर प्रोसीजर की है। लाइफ टाइम मैक्सिमम बेनिफिट लिमिट 30 डे केयर प्रोसीजर की है। एक एग्जांपल से समझते हैं। 5000 का एडीबी हमने रखा, तो जो डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो 5 टाइम्स मिलता है तो इसलिए 5000 का 5 टाइम्स यानी 25000 ये मिल जाएगा। और पूरे साल भर में कोई व्यक्ति एडीबी 5000 का रखता है तो उसको 75000 रुपए साल भर में डीसीपीबी मिल जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति जितने लोग उसमें जुड़े रहेंगे पॉलिसी में सारे लोगों को मिलेगा। लाइफ टाइम डीसीपीबी का जो भुगतान होगा क्योंकि वो 30 डीसीपीबी का भुगतान होता है इसलिए वो 7.5 लाख होगा। डीसीपीबी के अंतर्गत जो 244 सर्जरीज कवर है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको उन बीमारियों के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप देख सकते हैं। चौथा जो बेनिफिट है ओएसबी यानी अदर सर्जिकल बेनिफिट। कोई भी दूसरी सर्जरी जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट और डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में कवर नहीं है वो हम अदर सर्जरीज के अंदर लेते हैं। डेली बेनिफिट जो होगा वो एडीबी का 2.5 गुना होगा। एनुअल जो बेनिफिट होगा पहले साल में 15 दिन का
और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर, उसके बाद जो है 45 दिन का मिलेगा। लाइफ टाइम जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी 450 डेज की है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एडीबी मान लीजिए 5000 है, तो अदर सर्जिकल बेनिफिट ये 12500 हो जाएगा, और पूरे साल भर में जो अदर सर्जिकल बेनिफिट होगा वो 1,87,500 हो जाएगा। और ये फर्स्ट ईयर का था, और इसके बाद सेकेंड ईयर और उसके बाद के वर्षों में 5,62,500 हो जाएगा। लाइफ टाइम ओएसबी जो है वो 56,25,000 हो जाएगा, क्योंकि 450 डेज का ओएसबी मिलता है। आइए पांचवा बेनिफिट जानते हैं, एमएमबी यानी मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। अगर ये जो 5 बीमारियां हैं जिसमें डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, वायरल हेपेटाइटिस ए, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर ये बीमारियां हो जाती हैं तो एडीबी का 2.5 गुना ये एमएमबी के रूप में मिलेगा। एमएमबी का एससीबी से कोई लेना देना नहीं है। एमएमबी के साथ में एससीबी का भी भुगतान होगा। एनुअल बेनिफिट लिमिट इसकी साल में 2 बार की है। लाइफ टाइम जो मैक्सिमम बेनिफिट लिमिट है वो 20 बार है। एक एग्जांपल से समझते हैं। माना एडीबी 5000 है, तो जो एमएमबी बेनिफिट होगा एक बार का वो हुआ 12,500। एनुअल जो बेनिफिट लिमिट है वो 25,000 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार मिलता है। लाइफ टाइम बेनिफिट जो लिमिट है चूंकि 20 बार मिलता है तो 2.5 लाख का है। इसके अलावा एक अन्य बेनिफिट है, वो है ईएचबी यानी एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। इसकी जो लिमिट है एप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 10 गुना है, और प्रत्येक व्यक्ति को साल में 1 बार मिल सकता है। पूरे जीवन काल में 10 बार ये मिल सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया एडीबी 5000 का हमने लिया, एनुअल ईएचबी यानी एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट 50,000 का हो जाएगा, क्योंकि 10 टाइम्स मिलता है। और लाइफ टाइम मैक्सिमम जो बेनिफिट लिमिट है एनुअल का 10 टाइम्स यानी 5 लाख रुपया जो है एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट हो सकता है। ऑटो हेल्थ कवर का एक और बेहतरीन फीचर है, प्रिंसिपल इंश्योर्ड की डेथ हो जाने पे पॉलिसी में प्रीमियम वेव हो जाता है। ऑटो हेल्थ कवर का जो पीरियड है वो इस तरह से है। बच्चों के केस में अधिकतम 15 साल का पीरियड, या फिर अधिकतम बच्चे की एज 25 होने तक। स्पाउस और पेरेंट्स के केस में या तो अधिकतम 15 साल या फिर उनकी एज 70 साल होने तक, जो भी पहले पड़े। मान लीजिए उसके बाद भी कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी को चलाना चाहता है तो आगे के प्रीमियम स्वयं भर के वो पॉलिसी को चला सकता है। 1 साल के अंदर अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो कोई भी क्लेम ड्यू नहीं। हेल्थ चेकअप बेनिफिट, हेल्थ चेकअप के लिए योजना में शामिल सारे लोगों को प्रत्येक 3 साल में 1 बार या तो एक्चुअल कास्ट के बराबर या फिर एडीबी का हाफ, जो भी कम हो उतने की धनराशि मिलेगी। प्रीमियम वेवर बेनिफिट, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंतर्गत कोई भी सर्जरी अगर किसी वर्ष में होती है तो अगले वर्ष का प्रीमियम माफ हो जाएगा। ऑटो सेटअप बेनिफिट बहुत ही बेहतरीन लाभ है। ऑटो सेटअप बेनिफिट के अंतर्गत प्रत्येक 3 साल में एडीबी का 15% अपने आप बढ़ जाता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतम जो ऑटो सेटअप की लिमिट है वो अधिकतम एडीबी का 1.5 गुना है। इसके अलावा इस पॉलिसी में एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर मेजर सर्जरी के अंतर्गत कोई सर्जरी होती है तो प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपए के हिसाब से दिया जाए। नो क्लेम बोनस की भी फैसिलिटी इस पॉलिसी में है, यानी अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 सालों तक कोई क्लेम नहीं लेता है तो एडीबी में 5% की दर से उसमें वृद्धि करते जाते हैं। क्विक कैश फैसिलिटी की भी सुविधा है। अगर मेजर सर्जरी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंतर्गत कोई सर्जरी होती है तो जो भी एमएसवी है उसका 50% तक तत्काल ले सकता है आदमी। इसके अलावा मूल पॉलिसी में टर्म राइडर की भी फैसिलिटी है। प्रिंसिपल इंश्योर्ड और स्पाउस को टर्म राइडर की फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में ही पॉलिसी लेते समय टर्म राइडर की फैसिलिटी को लेना होगा। पॉलिसी में टर्म राइडर जोड़ने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, जैसे मिनिमम जो टर्म होगा वो 5 साल होगा, मैक्सिमम या तो 35 साल का या 75 साल एज होने तक, जो भी पहले पड़े। मिनिमम एज एट एंट्री 18 साल है, मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 साल है, और जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1 लाख है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख है या जो एमएसपी है उसके बराबर। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को भी हम जोड़ सकते हैं। प्रिंसिपल इंश्योर्ड और स्पाउस के साथ में हम एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी जोड़ सकते हैं। अगर हमने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जोड़ रखा है और दुर्घटना के कारण डेथ होती है वो भी 180 दिन के अंदर, तो उसको जो एमएसवी है उसका भुगतान होगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे न्यूनतम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज एट एंट्री वो 65 साल होनी चाहिए,
मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इक्वल टू टर्म राइडर सम एश्योर्ड। टर्म राइडर सम एश्योर्ड के साथ में ही एक्सीडेंटल राइडर लेना पड़ेगा, यानी अगर हम एक्सीडेंटल राइडर लेना चाहते हैं तो कम से कम उतने का टर्म राइडर भी हमको लेना पड़ेगा। नए लोगों को इस पॉलिसी में कैसे जोड़ेंगे? प्रिंसिपल इंश्योर्ड की अगर मैरिज होती है या रीमैरिज होती है या उसके बच्चे होते हैं पॉलिसी लेने के बाद, तो उनको जो है 1 साल के अंदर ही जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम नहीं जोड़ पाएंगे। अगर कोई प्रिंसिपल इंश्योर्ड पॉलिसी लेने के बाद कोई बच्चा अडॉप्ट करता है लीगली, तो उसको भी वो जोड़ सकता है। आरोग्य रक्षक की अंडर राइटिंग के बारे में भी समझते हैं। इसके लिए जो लाइफ एलिजिबल है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो मेजर मेल्स हैं, इसके अलावा मेजर फीमेल्स अगर उनको हम प्रिंसिपल इंश्योर्ड बनाते हैं तो A1 कैटेगरी की महिलाएं, MSB की जो मैक्सिमम लिमिट है उनके लिए 5 टाइम्स है उनकी इनकम का। A2 कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 टाइम्स की लिमिट है, और A3 की महिलाएं जो है वो अधिकतम 2.5 लाख का MSB यानी मेजर सर्जिकल बेनिफिट यानी जो सम एश्योर्ड है वो ले सकती है। D1 कैटेगरी की महिलाएं यानी जो हाउस वाइफ्स हैं जिनकी कोई इनकम नहीं होती है, अगर उनके हस्बैंड का प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो भी 5 लाख तक की पॉलिसी ले सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उनके हस्बैंड का प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, मैचिंग इंश्योरेंस नहीं है, तो भी वो 2.5 लाख तक की पॉलिसी ले सकती है। मेजर स्टूडेंट्स मैक्सिमम 5 लाख तक का प्लान ले सकते हैं अगर मैचिंग इंश्योरेंस उनके पेरेंट्स का है, और अगर उनके पेरेंट्स का मैचिंग इंश्योरेंस नहीं है तो भी वो 2.5 लाख तक का प्लान ले सकते हैं। ऐसे पेंशनर जिनके पास इनकम का कोई प्रूफ नहीं है वो भी 2.5 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं प्रिंसिपल इंश्योर्ड बन के। लेकिन अगर उनके पास इनकम का प्रूफ है तो अपनी इनकम का 5 गुना वो MSP ले सकते हैं। NRI और फॉरेन नेशनल्स टू इंडियन वर्जिन को टर्म राइडर भी दे सकते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस इसमें अलाउ नहीं है, लेकिन ये सब लाभ तभी मिलेगा जब हॉस्पिटलाइजेशन और उनका इलाज हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में हुआ हो तभी। ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा के साथ जो जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं उनको भी ये प्लान दिया जा सकता है। एक एक्सक्लूजन है कि अगर कहीं पे ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा लगेगा तो उनको एक्सीडेंटल बेनिफिट वाला राइडर इस प्लान में नहीं दे सकते। पॉलिसी लेने या रिवाइवल के 48 महीने के पहले अगर कोई बीमारी पहले से थी जिसको डॉक्टर ने रेकमेंड भी किया था, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो कोई भी भुगतान नहीं होगा। की मैन इंश्योरेंस और पार्टनरशिप इंश्योरेंस इसमें अलाउ नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम अलाउ है। ऐसे सब स्टैंडर्ड केसेस जिनका EMR रेटिंग 100 से ज्यादा है उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। अंडर राइटिंग के पर्पज से जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड की SUC होगी उसी को कंसीडर किया जाएगा। इस स्कीम को मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों कैटेगरीज में लिया जा सकता है। नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल फॉर प्रोफेशनल्स, नॉन मेडिकल जनरल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसे लोग जिनकी इनकम 10 लाख के ऊपर है। अगर उनकी एज 45 साल तक है तो वो 6 लाख तक का जो है नॉन मेडिकल में ले सकते हैं, और अगर 46 से 50 के बीच में है तो 4 लाख तक की पॉलिसी वो नॉन मेडिकल में ले सकते हैं। और नॉन मेडिकल जनरल टू अदर जो इसके अलावा दूसरे लोग हैं, अगर उनकी एज 45 साल तक है तो वो 5 लाख तक नॉन मेडिकल स्कीम के तहत ले सकते हैं। 46 से 50 तक के लोग 2.5 लाख तक की पॉलिसी नॉन मेडिकल स्कीम के तहत ले सकते हैं। नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल जनरल के अलावा बाकी केसेस मेडिकल में होंगे। मेडिकल में पॉलिसी की SUC के हिसाब से उसका स्पेशल मेडिकल कॉल होगा जो दिए हुए चार्ट के हिसाब से होगा। कोविड-19 को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके लिए एनेक्जर 7 को फिलफिल करना पड़ेगा जिसकी वैलिडिटी 1 महीना है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो कि कोविड पॉजिटिव था और पिछले 14 दिनों से क्वारंटीन है तो ऐसे व्यक्ति का 1 महीने के लिए केस को पोस्टपोन कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को क्वारंटीन के लिए गवर्नमेंट की नोटिस मिली है या लोकल अथॉरिटी ने नोटिस दिया है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस दिया है तो ऐसे व्यक्ति के केस को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोविड जांच के लिए एडवाइस मिली है तो ऐसे भी व्यक्ति के केस को कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आने तक के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे फीवर, कफ है, सांस लेने में प्रॉब्लम है या इस तरह की और भी कुछ प्रॉब्लम है और उसकी जांच में रिपोर्ट निगेटिव भी आई है तो भी जब तक कि पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाता तब तक के लिए प्रपोजल को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर वर्कर है या कोरोना वॉरियर के रूप में इनरोल हुआ है जैसे डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, सर्जन है, नर्सेज हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे लोगों का प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी एनेक्जर फुलफिल करने के बाद बीमा हो सकता है। लेकिन अगर उनकी EMR
EMR रेटिंग 100 से ज्यादा हो या उनकी एज 60 साल से ज्यादा हो और उनकी जो EMR रेटिंग है वो 75 से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को जब तक पैंडेमिक चल रहा है तब तक के लिए उनका केस को रोक देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ हो लेकिन उसको माइल्ड इन्फेक्शन रहा हो, ऐसे व्यक्ति के केस में कम से कम केस को 1 महीना पोस्टपोन कर देना चाहिए। उसके बाद अगर वो ठीक रहता है प्रॉपर जांच के बाद, जिसमें चेस्ट एक्सरे, मेडिकल की रिपोर्ट, ये सब देखने के बाद अगर LIC को ठीक लगता है तो वो केस उसको किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव पाया जाता है और उसको मॉडरेट इन्फेक्शन था, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी लेकिन उसको कोई लाइफ सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 महीना के लिए उसका केस रोकना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। उसके बाद 3 महीना के बाद केवल मेडिकल ग्राउंड पे पॉलिसी को कंप्लीट किया जा सकता है। सारे ट्रीटमेंट पेपर, डिस्चार्ज समरी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर सब कुछ सेटिस्फैक्टरी रहता है तो उसको केस दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ और उसको सीवियर इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 महीना उसका केस रोकना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही उसका केस एक्सेप्ट होगा। सारे पेपर्स उसके देखे जाएंगे, मेडिकल की रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सारी आवश्यक मेडिकल कार्रवाई होगी। चेस्ट एक्सरे और पोस्ट कोविड क्वेश्चनर की जरूरत पड़ेगी और इस स्थिति में अगर उसको सही पाया जाता है, सब कुछ स्वास्थ्य उसका ठीक रहता है, तो उसको पॉलिसी दी जा सकती है। कोविड की वैक्सीन लगाने पर भी एक गाइडलाइन है। प्रपोजल की जो डेट होगी वो फर्स्ट वैक्सीनेशन की डेट से 7 दिन के बाद ही होगी। कोविड क्वेश्चनर के सारे क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी उत्तर देने के बाद ही केस एक्सेप्ट हो सकता है। अगर वैक्सीन का कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो स्वस्थ होने के बाद सब कुछ ठीक पाए जाने पर ही उस व्यक्ति को पॉलिसी दी जा सकती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी हम प्रीमियम जमा करते हैं, सेक्शन 80D के अंतर्गत उसकी छूट मिलती है, जिसकी सीमा 50,000 है। अगर हम अपने पेरेंट्स के नाम से पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 25,000 की अतिरिक्त छूट मिल जाती है और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का और भी लाभ उसमें मिल सकता है। इस पॉलिसी में लोन, सरेंडर, असाइनमेंट, मैच्योरिटी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए आरोग्य रक्षक और जीवन आरोग्य का एक कंपैरिजन समझते हैं। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में बेनिफिट्स को काफी बढ़ा दिया गया है। जीवन आरोग्य में कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स थे। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में HCV जो है 2,500 से लेके 10,000 तक है 500 के मल्टीपल्स में, और जीवन आरोग्य में HCV 1,000, 2,000, 3,000 और 4,000 इस तरह से था। मैक्सिमम HCV इन लाइफ 900 डेज है आरोग्य रक्षक में। जीवन आरोग्य में 720 दिन है, तो आरोग्य रक्षक का काफी ज्यादा है। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में MSB में 263 बीमारियों को कवर करता है, लेकिन जीवन आरोग्य 140 बीमारियों को ही कवर करता है। आरोग्य रक्षक में पूरे लाइफ टाइम में MSB का 10 गुना मिलता है, लेकिन जीवन आरोग्य में पूरे लाइफ टाइम में MSB का 8 गुना मिलता है। DCPB आरोग्य रक्षक पॉलिसी में 244 बीमारियों को कवर करता है, लेकिन जीवन आरोग्य में 140 बीमारियों को कवर करता था। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में जो लाइफ टाइम DCPB का पेमेंट है वो 30 गुना है, जबकि जीवन आरोग्य पॉलिसी में DCPB 24 गुना ही मिलती थी। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में OSB ADB का 2.5 गुना है। जीवन आरोग्य पॉलिसी में ये केवल 2 गुना था। लाइफ टाइम जो SB आरोग्य रक्षक में मिलता है वो 450 दिन का मिलता है। जीवन आरोग्य में जो ASB लाइफ टाइम मिलता था वो 360 दिन का मिलता था। आरोग्य रक्षक में MMB का कवरेज है, यानी मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट इसमें अवेलेबल है, 5 बीमारियों को कवर करता है। जीवन आरोग्य में MMB की कवरेज नहीं थी। EHA यानी एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट इसमें अवेलेबल है। जीवन आरोग्य में एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट की सुविधा नहीं थी। जीवन आरोग्य में ऑटो हेल्थ कवर की फैसिलिटी है। जीवन आरोग्य में ऑटो हेल्थ कवर की फैसिलिटी नहीं थी। आरोग्य रक्षक पॉलिसी में ऑटो सेटअप जो बेनिफिट है वो 15% 3 साल पे मिलता है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 गुना है। जीवन आरोग्य पॉलिसी में ऑटो सेटअप की जो लिमिट थी वो 5% मिलता था, लेकिन प्रत्येक साल पे मिलता था। आरोग्य रक्षक प्लान को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए जिनकी एज 30 साल है, इनकी पत्नी जिनकी एज 25 साल है और इनका बच्चा जिसकी एज 5 साल है और 5,000 ADB इन्होंने सेलेक्ट किया। तो जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट होगा
वो 5 लाख का हो जाएगा, 100 टाइम्स होता है। डे केयर जो बेनिफिट होगा वो 25,000 का होगा। अदर सर्जिकल बेनिफिट जो है वो 10,000 का होगा। इसके लिए जो प्रीमियम आएगा मिस्टर ए का वो आएगा 11,262 रुपया ईयरली और हाफ ईयरली 5785 रुपया। और उनकी पत्नी का जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 10,025 रुपया सालाना और 5146 रुपया हाफ ईयरली। और बच्चे का जो प्रीमियम आएगा 4,191 सालाना और 2,154 रुपया छमाही। टोटल अगर देखा जाए तीनों लोगों का जोड़ के तो जो सालाना प्रीमियम आएगा वो 25,479 होगा और हाफ ईयरली जो प्रीमियम होगा वो 13,085 रुपया होगा। सो थैंक्स फ्रेंड्स, ये था एक प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान समझ में आया होगा। इस तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अन्य प्लान्स को समझने के लिए आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।